हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बैंकिंग चैप्टर को देखेंगे। और बैंकिंग जो है वो आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपको लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस लेवल हो, एसएससी लेवल हो, या रेलवे या फिर बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम्स में आपको एटलीस्ट 2 से 4 क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो इस चैप्टर को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ करके कीजिएगा, और जो भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आता हो उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया कीजिए। इससे क्या होगा कि जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो उसको मैं पहले क्लियर करूँगा, फिर आगे मैं बढ़ूँगा। तो चलिए हम लोग बैंकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि बैंक्स या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक हो गया या वित्तीय संस्था हो गया, ये सब कार्य कैसे करते हैं, इनका इकोनॉमी, इनके पास इतना ह्यूज अमाउंट आता कहाँ से है। जो भी हमारे बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये ओनली एज ए मीडियम काम करते हैं, ये माध्यम का काम करते हैं। ये करते क्या हैं कि जिनके पास सरप्लस अमाउंट है उनसे अमाउंट को कलेक्ट करते हैं, अर्थात जिनके पास सरप्लस पैसा है, जिनका कि अभी यूज नहीं है उनके पास, उनसे अमाउंट कलेक्ट करते हैं, और जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, उनको वो इंटरेस्ट पर देते हैं। तो अभी ऐसा तो है नहीं कि डोर टू डोर जा कर के कलेक्ट करते हैं। ये करते क्या है कि अपना रेट बढ़ा देते हैं, जो बैंक दर होती है उसको बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा कि लोगों में सेविंग करने की आदत आ जाएगी, हॉबीज आ जाएगी, तो फिर वो सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सरप्लस, कोई भी आदमी सरप्लस अमाउंट ही सेव करता है, और फिर इस सरप्लस अमाउंट का वो नीडी पीपल्स को दे देते हैं, जिनको ज़रूरत है उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे देते हैं। और इस बीच का जो आपका इंटरेस्ट गैप है उससे उनकी वर्क्स वगैरह चलते हैं, या फिर उसको वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, सैलरी वगैरह या जो भी है, इससे वो इंटरेस्ट गैप से वो लोग भरते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी के पास 100 अमाउंट सरप्लस है, तो ये एक व्यक्ति के पास तो होगा नहीं, कईयों के पास होगा। तो ये क्या करते हैं कि ये जमा करते हैं बैंक में, और लगभग हम लोग मान के चलते हैं कि 1000 लोगों ने 100 अमाउंट जमा किया। तो इससे क्या हुआ कि बैंक के पास आपको 1 लाख सरप्लस अमाउंट हो गया, अर्थात अब ये बैंक जो है ये 1 लाख का लोन दे सकता है। अब जिसको वो लोन देगा, 1 लाख का लोन देगा, वो क्या करेगा कि पूरा लोन एक ही बार में नहीं उठाएगा, उसमें से कुछ अमाउंट उठाएगा जितनी ज़रूरत हो। सपोज कीजिए कि इसने 30% उठाया, अर्थात 30,000 उठाया, और 70,000 जो है उसको अभी छोड़ दिया है। तो इसका लगभग बैंक जो है कैलकुलेशन करता है कि बाकी के ये अमाउंट्स कितने दिन के बाद उठाएगा, और फिर सपोज कीजिए कि बाकी के अमाउंट्स वो 2 महीने बाद उठाता है, तो फिर जो रिमेनिंग 70,000 बचे, इसको फिर वो 2 महीने के लिए इन्वेस्ट कर देगा। अब ऐसे जो लोग होंगे लोन लेने वाले, वो एक नहीं होंगे, बैंक के पास लाखों लोग हो जाते हैं। तो इससे क्या हो गया कि 70,000 लाख्स हो गए, तो अर्थात तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया। तो फिर उसको वो फर्दर इन्वेस्ट करता है, वो फिर फर्दर कहीं लोन पर दे देता है। तो ऐसे हमारी बैंकिंग सिस्टम चलती है। तो ये सिंपली था कि बैंकिंग या बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि बैंक्स के पास डिपॉजिट्स क्या क्या होती हैं, और वो डिपॉजिट्स वर्क कैसे करते हैं। तो डिपॉजिट्स को हम लोग सिंपली जमा बोलते हैं, और डिपॉजिट्स कहिए या फिर टोटल डिपॉजिट्स कहिए, इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, दूसरा हो जाता है टाइम डिपॉजिट, अर्थात मांग जमा और समय जमा। मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इंग्लिश टर्म भी साथ में रखें, क्योंकि हिंदी जो है वो आगे काफ़ी कम्प्लेक्स होती जाएगी। तो आप लोग इंग्लिश टर्म और हिंदी टर्म दोनों नोट डाउन किया करें, ताकि आपको वहाँ पर एग्जाम्स में अगर पूछ दिया जाता है हिंदी में, तो एटलीस्ट आप लोग उसका ट्रांसलेशन वर्जन देखने के एलिजिबल हो जाएं और समझ सकें। तो चलिए, डिपॉजिट्स जो था वो हमारा 2 टाइप का, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब ये डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, ये होता क्या है कि इसको जो है कस्टमर, अर्थात जो अकाउंट होल्डर है, जो डिपॉजिटर है, जो पैसे जमा किया है, वो किसी भी टाइम बैंक से ले सकता है। अर्थात इसमें टाइम उसका फिक्स नहीं रहेगा, जब उसको मन करेगा वो अपने पैसे बैंक से मांग सकेगा। इस वजह से इसको मांग जमा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या होगा, सेविंग अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट्स हो गया। सेविंग अकाउंट्स में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं उसको हम जब मर्जी तब बैंक से ले सकते हैं,
और सिमिलरली आपका करेंट अकाउंट्स के साथ है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, अर्थात किसी भी टाइम मांगा जा सकता है बैंक से, तो इस वजह से बैंक इसको मांग जमा कहता है, अर्थात डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है कि किसी भी टाइम इसका डिमांड आ सकता है। और सेकंड आ जाता है हमारा टाइम डिपॉजिट्स, अर्थात इसमें जो भी डिपॉजिट किया जा रहा है, जो भी जमा किया जा रहा है, वो एक सर्टेन टाइम के लिए फिक्स कर दिया गया। तो इसका एग्जाम्पल्स आपका एफडी हो जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो अर्थात ये जो जमा हुआ वो बैंक के पास सर्टेन टाइम के लिए जमा हो गया, वो आपका 1 साल भी हो सकता है और 6-7 साल 10 ईयर्स भी हो सकता है, टाइम डजेंट मैटर। तो इसमें ये आपको याद रखना है कि इसको हम लोग टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं अगर वो किसी एक निश्चित टाइम के लिए जमा कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो लोन्स होते हैं वो बैंक्स के लिए क्या होते हैं। तो जो लोन होता है, अर्थात जो बैंक कर्ज देता है, उसको हम लोग बैंक की संपत्तियां बोलते हैं, उसको एसेट्स बोला जाता है। ये बैंक के लिए एसेट्स होता है। इसको एसेट्स क्यों बोला जाता है? कोई भी एसेट्स या संपत्ति जो होता है वो हमें रिटर्न देता है, अर्थात अगर हम कोई संपत्ति इन्वेस्ट किए हैं तो वो हमें रिटर्न देता है, अर्थात पैसे उससे मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक क्या करता है, जो लोन देता है, जो कर्ज देता है, उससे वो रिटर्न लेता है, अर्थात इंटरेस्ट लेता है। तो ये जो इंटरेस्ट है उसके लिए सरप्लस अमाउंट हो रहा है, अर्थात वो एज ए इनकम जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेट का सोर्स हो रहा है। तो इस वजह से बैंक जो है इसको एज ए एसेट्स काउंट करता है, अर्थात इसको बैंक जो है अपनी संपत्तियां कहता है। तो लोन जो हो गया, कर्ज जो हो गया, वो बैंक की संपत्तियां होती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बैंक की संपत्ति है, ठीक है। और डिपॉजिट्स जो होते हैं, जो जमा किए गए, वो बैंक की देनदारियां होती हैं, लिएबिलिटीज होती हैं। क्यों? क्योंकि इसको बैंक जो है वापस करेगा, ये उसके ऊपर कर्ज है। अर्थात बैंक में अगर हम पैसा जमा कर रहे हैं तो ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो हमें वापस करेगा जब हम मांगेंगे तो ये बैंक की देनदारियां हो जाती हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बैंक के लिए एसेट्स निम्नलिखित में से कौन है, या फिर देनदारियां कौन है, या देनदारियां बैंक के लिए क्या होती हैं। इस टाइप से स्टेटमेंट आपको बना करके ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि देनदारियां जो हैं वो आपको, वो डिपॉजिट्स वगैरह जो भी आते हैं वो बैंक के लिए देनदारियां हैं, और जो लोन है वो बैंक के लिए संपत्तियाँ हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं आरबीआई पे। और इससे पहले भी बैंक्स वगैरह आए थे, और कौन कौन से बैंक्स कब आए थे ये हमारे पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आप हिस्ट्री ऑफ बैंक्स देख लिया कीजिए कि कौन सा बैंक कब आया था, उसमें भी ज़्यादा नहीं, पहला बैंक देखिए और फिर एसबीआई का हिस्ट्री देखिए, बस यही 2 स्पेशली कीजिए। और फिर अगर आप स्पेशली किसी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक या फिर आपका कोई स्पेशल बैंक जो है उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस बैंक की हिस्ट्री आप पढ़ लिया कीजिए। तो एक क्वेश्चन जो आपका बैंक से पूछा जाता है वो आता है कि सबसे पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक है, सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का और साथ ही सबसे पहला भी। तो इसको याद में रखिएगा। और अगर सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर में कहा जाए, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाता है वो हमारा एसबीआई हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इसे नोट डाउन नहीं किया हूँ। एसबीआई और पीएनबी, सार्वजनिक क्षेत्र में एसबीआई और निजी क्षेत्र में पीएनबी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आरबीआई पे। तो आरबीआई को रिकमेंड कौन किया था? आरबीआई को रिकमेंड करने के लिए कोई ना कोई कमीशन बना होगा, तो ये कमीशन था हमारा हिल्टन यंग कमीशन। तो इस कमीशन का नाम ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ था। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि आरबीआई स्थापित कब हुआ। तो आरबीआई हमारा 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। चलिए, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है, अर्थात 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। 1 अप्रैल 1935 को ये अपना सुचारू रूप से कार्य शुरू कर दिया था। तो इसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है।
तो ये आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वारा, आरबीआई एक्ट 1934, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे स्थापना वर्ष पूछा जाएगा तो फिर 1935, और अगर आपसे अधिनियम पूछा जा रहा है तो फिर 1934। और ऐसा नहीं है कि जब आरबीआई स्थापित हुआ था उसी टाइम से आरबीआई को सरकारी क्षेत्र में रखा गया, ऐसा नहीं है। पहले जो आरबीआई था वो आपको पब्लिक सेक्टर में रखा गया था। इसमें शेयर्स वगैरह जैसे आते हैं वैसे ही आते थे, और इसमें पब्लिक मनी इन्वेस्ट की जाती थी, अर्थात निजी हाथों का भी स्वामित्व रहता था। तो 1934 में जब ये एक्ट आया था, और उसके बाद इसके शेयर्स वगैरह मार्केट में लाए गए, और उसके बाद 1935 से ये आपको पब्लिक सेक्टर में रखा गया था। इसमें निजी हाथों का भी स्वामित्व रहता था, और बाद में 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, और फिर गवर्नमेंट जो है इसके सारे शेयर्स लेकर के और फिर इस पर अपना 100% स्वामित्व कर लिया। तो ये याद रखिएगा कि 1934 आरबीआई एक्ट, 1935 इसमें स्थापना वर्ष, और 1949 अर्थात 1949 इस दिन इसको नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइजेशन है, राष्ट्रीयकरण है इसका 1949 को हुआ था, 1 जनवरी 1949। तो ये डेट आप याद रख सकते हैं इन केस अगर आप बैंकिंग्स वगैरह के भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो बैंकिंग्स वगैरह वाले याद रखेंगे। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, अर्थात 1948 में इसके लिए एक्ट में संशोधन किया गया, और उस एक्ट में कहा गया कि सारे जो ऑनरशिप हैं वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी। आरबीआई की सारी ऑनरशिप गवर्नमेंट लेगी, और जो भी जिनके पास भी शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट को सरेंडर करें। तो इस तरीके से उनको 1948 तक का समय दिया गया था, और 1948 तक वो शेयर को सबमिट कर सकते थे, गवर्नमेंट को सरेंडर कर सकते थे, और उसके साथ ही 1 जनवरी 1949 से आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इनिशियली जब ये 1935 में इसको स्थापित किया गया था तो उस समय आरबीआई का हेड क्वार्टर आपको कोलकाता रखा गया, और पहले जो है कोलकाता रखा गया, और 1937 में अर्थात 1937 से इसके हेड क्वार्टर को ट्रांसफ़र करके मुंबई कर दिया गया। और मुंबई में जो है लगभग सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड क्वार्टर हैं। ध्यान रखिएगा, मैं हेड क्वार्टर बोल रहा हूँ, कुछ को छोड़ करके लगभग सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे बैंक हो या फिर अदर इंस्टीट्यूशन हो, उनके हेड क्वार्टर्स आपको मुंबई में हैं। इसी वजह से मुंबई को आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं, तो मुंबई को। ये भी क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है एसएससी लेवल में। और अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आरबीआई का लेखा वर्ष कभी कभार आपको पीसीएस वगैरह में पूछ दिया जाता है, या फिर यूपीएससी में स्टेटमेंट बना करके पूछ दिया जाता है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष आप ध्यान में रखिएगा कि जुलाई से जून है। जो नॉर्मल लेखा वर्ष है वो आपका अप्रैल से मार्च होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि मार्च क्लोजिंग है, यानी कि नॉर्मल लोगों के लिए आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर होता है। अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है लेखा वर्ष। और जो आरबीआई का होता है वो आपको जुलाई से जून होता है, अर्थात 1 जुलाई से 30 जून आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं हिस्ट्री पर कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे वो ऑसबर्न स्मिथ थे। नाम ध्यान में रखिएगा, कभी कभार पूछा जा सकता है। पहले गवर्नर आरबीआई के ऑसबर्न स्मिथ, अर्थात 1935 में जो थे। तो आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ हो गए, और स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर ये आपको सीडी देशमुख हो जाते हैं। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा, ऑसबर्न स्मिथ पहला गवर्नर, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर सीडी देशमुख। यहाँ पर फ्री कर लीजिएगा, ऑफ फ्री इंडिया। अब हम लोग एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो देखते हैं कि भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत आपको 1862 में हुई थी, अर्थात इससे पहले जो था वो हमारे पास केवल क्वाइंस थे। क्वाइंस में हम लोग ट्रांजैक्शन करते थे। कागजी मुद्रा जो है वो आपको 1862 में आया। अब हम लोग आरबीआई के फंक्शंस वगैरह देखते हैं। हम लोग फंक्शंस ऑफ आरबीआई देख रहे थे।
तो इसमें हम लोग मेन फंक्शन देखेंगे, अर्थात आरबीआई के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो आरबीआई के मुख्य कार्य जो हैं वो स्पेशली आपका दो ही हैं। पहला जो हो जाता है वो है कि सरकार को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना, अर्थात ये गवर्नमेंट का बैंक की तरह कार्य करता है। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे बैंक यहाँ पर आकर के अपने डिपॉजिट्स को जमा करते हैं। वो अपनी डिपॉजिट्स आरबीआई के पास जमा कर सकते हैं, और इसके साथ ही आरबीआई जो है वो बैंकों को रेगुलेट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाती है, अर्थात बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करती है। आरबीआई जैसा कहेगा, जो रूल्स बनाएगा उसे बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वजह से इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, और इसको सरकार को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना इसके मेन फंक्शंस में है। तो ये सरकार को बैंकिंग सुविधा कैसे प्रदान करती है? तो सरकार को जब भी पैसे की नीड होती है वो आरबीआई के पास पहुंचता है, तो आरबीआई से वो पैसे लेती है बजटरी फंक्शन से या फिर डे टू डे फंक्शंस के लिए उसने आरबीआई से पैसे डिमांड किए। अब आरबीआई क्या करेगा कि ठीक है, मेरे पास पैसे हैं, मैं दूंगा, लेकिन इसके बदले में आप हमें क्या दीजिएगा? तो उसके बदले में गवर्नमेंट आपको बॉन्ड इशू करता है, और वो बॉन्ड जो होता है सिक्योरिटीज बॉन्ड आपको आरबीआई को देता है, और वो कहता है कि हम आपको इतने टाइम के बाद इतना अमाउंट देंगे। तो अर्थात अगर 1 साल के लिए सरकार ने कोई कर्ज लिया आरबीआई से, सपोज कीजिए कि 100 रुपये का कर्ज लिया, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 1 साल के बाद 110 रुपये देंगे। तो इस तरीके से ये सरकार को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करता है। और दूसरा हो जाता है मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना, अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। तो ये कैसे करती है? तो आप लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर ये सब सुने होंगे। तो इसके थ्रू जो है वो अपनी मौद्रिक नीति को रेगुलेट करता है। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है इसे रेगुलेट करने का? ताकि इन्फ्लेशन ना हो। अचानक से इन्फ्लेशन अभी आप लोग नहीं समझ पाएंगे, आगे के लेक्चर्स में हम लोग इन्फ्लेशन कवर करेंगे, बट इन्फ्लेशन को अभी सिंपली आप लोग महंगाई समझ लीजिए कि अचानक से महंगाई, अर्थात अचानक से किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाना, इसको इन्फ्लेशन अभी के लिए समझिए। इसको और डेप्थ हम लोग लगभग 5-6 लेक्चर्स के बाद देखेंगे। तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या हो जाता है, ये क्यों इसको कंट्रोल किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या है? तो पहला हो जाता है मूल्य स्थिरता बरकरार रखना, अर्थात प्राइस में ज़्यादा का फ्लक्चुएशन ना हो, इसके लिए आपको मौद्रिक नीति लाई जाती है। प्राइस में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो क्या होगा? लोगों का विश्वास जो है वो उस करेंसी से उठने लगेगा। सपोज कीजिए कि आज आप एक पेन लेकर के आ रहे हैं 10 रुपये का, और यही सेम पेन अगर आपको कल होकर के 20 रुपये में मिल रहा है, फिर परसों 5 रुपये में मिल रहा है, तो इससे क्या मूल्य स्थिरता नहीं है, अर्थात कभी भी प्राइस कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ना होने देने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। अगर यही पेन आपको कभी 10 रुपये, 20 रुपये, कभी 5 रुपये, कभी 2 रुपये या कभी 50 रुपये में मिले, तो इससे क्या होगा कि मनुष्य जो है वो अपनी ज़रूरत सही समय पर नहीं पूरा करेगा। वो क्या करेगा कि प्राइस के डाउन होने का इंतज़ार करेगा। तो इस वजह से आपको मूल्य स्थिरता बरकरार रखने के लिए मौद्रिक नीति लाई जाती है। और सेकंड जो इसका उद्देश्य हो जाता है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्थात आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखना, अर्थात हम धीरे धीरे इकोनॉमी को ग्रोथ पे ले चलें। तो ये 2 उद्देश्यों के लिए मौद्रिक नीति बनाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि ये मौद्रिक नीति फॉर्मुलेट कौन करता है। पहले तो आरबीआई बनाती थी, केवल और केवल पहले आरबीआई बनाती थी, फुल्ली आरबीआई का रेगुलेशन था इस पर। लेकिन 2016 से इसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंजेज किया और इसकी जगह पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति बनाई गई 2016 में। और इस कमेटी में आपको 6 मेंबर्स रखे गए, और 6 मेंबर्स में से 3 जो है वो आपके आरबीआई के होंगे और 3 आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे। और इसको ध्यान में रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको 6 मेंबर्स कमेटी है, अर्थात 6 सदस्य हैं इसमें, जिसमें कि 3 सदस्य आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे और 3 सदस्य जो है वो आपको आरबीआई के होंगे। और ये करेंगे क्या, ये साल में आपको 4 बार मीट करेंगे, 4 मीटिंग होगी इनकी, 4 टाइम्स मीटिंग करेंगे। और इस मीटिंग में ये डिसाइड करेंगे कि रेपो रेट क्या रखा जाए, रिवर्स रेपो रेट क्या रखा जाए, ताकि फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो और धीरे धीरे हम लोग आर्थिक वृद्धि पर बढ़ें। तो और इनका जो
डिसीजंस लिया जाएगा 6 मेंबर्स का, ये वोटिंग पर डिसीजंस लिया जाएगा। अर्थात ये 6 मेंबर वोट करेंगे और जिधर ज़्यादा वोट पड़ेंगे उस डिसीजन को माना जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इससे पहले जो 2016 से पहले जो आरबीआई गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। तो इन्हें गवर्नमेंट कहती थी कि आप रेपो रेट इतने पर रखिए, रिवर्स रेपो रेट इतने पर रखिए। अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट अपने अनुसार रेगुलेट करना चाह रही थी 2015 में। तो लेकिन उर्जित पटेल जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर वो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे तो फिर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा, प्राइस में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा देखे जाएंगे, तो लोगों का विश्वास जो है वो करेंसी से उठने लगेगा। तो इस वजह से उर्जित पटेल जो थे वो मॉनेटरी पॉलिसी में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेज नहीं ला रहे थे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी जिसमें कि 6 मेंबर रखे इक्वली, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और फिर ये 6 मिलकर के वोटिंग पर आपको डिसाइड करेंगे कि भाई कैसी पॉलिसी लानी है, क्या रखना है। तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये आप लोग कंपलसरी याद रखिएगा, चूँकि ये 2016 से है तो इस वजह से इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जो है आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आरबीआई जो है वो आपको 10,000 रुपये तक की नोट जो है वो प्रिंट कर सकती है। तो आरबीआई आपको कितने रुपए तक की नोट प्रिंट कर सकती है, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 10,000 होगा। ये आपको आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा ही निर्धारित किया गया था कि 10,000 रुपये तक के नोट जो है वो आपको आरबीआई प्रिंट कर सकती है। अब इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने रुपए के सिक्के प्रिंट कर सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको 1000 रुपये तक के सिक्के प्रिंट कर सकती है। ध्यान रखिएगा 1000 रुपये का सिक्का है, ये नोट नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिक्कों पर अधिकार होता है और आरबीआई का नोटों पर अधिकार होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि आरबीआई नोट प्रिंट करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्का निर्माण करती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये आपको 1000 रुपये तक के सिक्के बना सकती है और ये आपको संशोधित किया गया था 2011 में। तो भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत जो है वो आपको गवर्नमेंट 1000 रुपये तक के सिक्के बना सकती है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो पहले पूछा जाता था अब नहीं पूछा जाता है कि 1 रुपये के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं। तो ये आपको वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है 1 रुपये के नोट पर, और 1 रुपये से बड़े नोटों पर आपको गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर का। तो ये ध्यान में रखिएगा, सिंपल चीज़ है बट ये अब नहीं पूछा जाता है। और फिर एक क्वेश्चन से ये भी बन जाता है कि कितनी भाषाओं में लिखा गया है आरबीआई के नोट पर, बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्योंकि भाई आपको एग्ज़ाम्स में पर्स वगैरह ले जाने की आज़ादी होती है, पैसे ले जाने की आज़ादी होती है, आपसे पैसे कलेक्ट नहीं किए जाते हैं। तो वहाँ पर कोई भी इंसान जो है वो आपको कोई भी नोट निकालेगा और उस पर काउंट कर लेगा। तो इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए तो अब हम लोग न्यूनतम भंडारण प्रणाली देखते हैं, अर्थात आरबीआई न्यूनतम रिजर्व अपने पास कितना रखती है। तो ये है आपका 200 करोड़ रुपीज़, अर्थात 200 करोड़ रुपीज़ बैंकिंग सपोर्ट के लिए आरबीआई अपने पास रखती है कि इन केस अगर कुछ कैलेमिटीज़ वगैरह हो जाएं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाए, तो फिर उस टाइम ये 200 करोड़ रुपीज़ का यूज किया जाए। तो इसके लिए आपको आरबीआई न्यूनतम भंडारण प्रणाली फॉलो करती है और 200 करोड़ रुपए रखती है अपने पास, जिसमें से कि 115 करोड़ जो है वो आपको गोल्ड के फॉर्म में रखा जाता है और बाकी के 85 करोड़ जो है वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखी जा सकती हैं, जो कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। तो वो ऐसे सिक्योरिटीज़ आपको 85 करोड़ के रखे जा सकते हैं और जो 115 करोड़ जो है वो आपको गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी के रूप में रखना होता है। अर्थात गोल्ड और फॉरेन करेंसी के रूप में 115 और 85 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में टोटल 200 करोड़, ये आपको न्यूनतम भंडारण प्रणाली के अंतर्गत मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब इसके अलावा एक और सिस्टम जो होता है वो होता है अनुपातिक भंडारण प्रणाली। अर्थात इसमें क्या होता है कि जितनी करेंसी आप मार्केट में इशू किए हैं लगभग उसी के अनुपात में आपको अपने पास भी रिजर्व रखना है। तो इसमें अनुपातिक भंडारण प्रणाली होता था और इसको हम लोग 1956 तक फॉलो किए, अर्थात 1956 तक जितने करेंसी
आपको मार्केट में देखे जाते थे उतने ही करेंसी लगभग आपको आरबीआई के पास भी होता था, जिसमें कि कुछ जो होता है वो आपको गोल्ड की फॉर्म में रखना था और कुछ आपको कॉइन्स या फिर नोट के रूप में रखना था। तो ये न्यूनतम भंडार प्रणाली था और ये जो है वो अनुपातिक भंडार प्रणाली है। और इसको जो है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, इसको हम लोग 1956 तक ही फॉलो किए हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि आरबीआई जो है जितने नोट मार्केट में रखती है उतना ही अपने पास भी रखती है। ऐसा नहीं है, ऐसा 1956 तक था। 1956 में हमने अपने रूल्स चेंज किए और उस समय से हम लोग न्यूनतम भंडार प्रणाली को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, अर्थात मिनिमम रिजर्व पॉलिसी सिस्टम को। इसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए हम रखते हैं, और जिसमें से कि 115 करोड़ जो है वो आपको गोल्ड की फॉर्म में और 85 करोड़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 115, 85 और टोटल 200, ये आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। कल के लेक्चर में हम लोग आपको आरबीआई के मनी कंट्रोल के उपाय देखेंगे, जिसमें कि आपका मात्रात्मक उपाय, गुणात्मक उपाय, ये सब है, क्वालिटेटिव मेजर्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो आज लेक्चर यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।